लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में था, ठीक है। या ये कि उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका रोल क्या है। अब ये कि उसके अंदर ही एक हेडिंग हमने डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये बात देखते रहे कि एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि सेल की एवोल्यूशन के बारे में जो बताता है, इसके बारे में बताता है, सेल की एवोल्यूशन के बारे में जो हमें बताता है, वो कॉन्सेप्ट किसका है? वो सेल की एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये कि उसमें एक पॉइंट ये है कि सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स बने हैं ये मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग की वजह से बने हैं, और वो जो मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर डिस्कस की जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इनफोल्ड किया और उसके नतीजे में छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने, वेसिकल्स। वो वेसिकल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, या उसने बाज ऑर्गेनेली या जैसे डीएनए है न्यूक्लियस का, उसको क्या कर दिया? उसको कवर कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि उसको एनवेलप कर दिया या उसको रैप अप कर दिया। तो उसके नतीजे में एक प्रॉपर सिस्टम बन गया, और वो जो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नंबर 1, इस न्यूक्लियस का क्या है? इस न्यूक्लियस जो है इसका मेम्ब्रेन है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरे नंबर पे इसमें क्या है? दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये जो ब्लू कलर से मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके साथ क्या है? इसके साथ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? शॉर्ट हम लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरे नंबर पे इसमें कौन सी चीज आ जाती है? तो इन्हीं वेसिकल्स से क्या बना हुआ है? इन्हीं वेसिकल्स से गोल्गी apparatus बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गोल्गी apparatus जो है वो बना हुआ है। तो वो थर्ड नंबर पे आ गया, गोल्गी बॉडी कैरिंग। अच्छा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी बॉडी से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और किससे? गोल्गी बॉडी, इन दोनों से छोटे छोटे क्या निकलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनका नाम वेसिकल्स है। तो वेसिकल्स और वैक्यूल, वेसिकल और वैक्यूल। अब ये कि इन सब के साथ जो पांचवी चीज आ जाएगी वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि सेल के बाहर की सरफेस को कवर कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर क्या है? इस पूरे सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो जिस तरह मेम्ब्रेन बनाता है उस तरह का मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस का डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंगल, इसका भी सिंगल, गोल्गी बॉडीज का भी सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो अगर यहां पर ये एक लफ्ज जो है उसको हम फोकस करें क्योंकि एंडो का है, तो अगर एंडो के वर्ड को फोकस करेंगे तो सो फार वी डू नॉट डिस्कस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सेल के अंदर। तो चूंकि जो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ जुड़ी हुई चीज क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ क्या? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी apparatus। ये सब क्या है? इन सब का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। समझ आ रही? आवाज कहां से होता है? तो आवाज न्यूक्लियस से होता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, फिर स्मूथ और सो ऑन गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus वो आ जाता है। अच्छा, अब इस सारे में इसको पहले हम क्या करते हैं? इसको पहले हम एक एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल किसकी है? एग्जाम्पल असल में
एक प्रोटीन और प्रोटीन के बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन, एक प्रोटीन और प्रोटीन के बाद क्या ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस की शक्ल में समझते हैं तो सारी बात हमारे जहनों में क्या होगी, बैठ जाएगी। देखिए डीएनए कहां पर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। डीएनए के अंदर जो हजारों जीन्स हैं उन हजारों जीन्स में से हर जीन क्या बनाता है, हर जीन मैसेंजर आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जिस प्रोसेस में बनता है उसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, प्रोटीन का बनना। तो प्रोटीन बनता है दो स्टेप्स में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो पहले स्टेप में जब डीएनए से क्या बनेगा, पहले स्टेप में मिसाल के तौर पे ये डीएनए है और इस डीएनए से क्या बना है, इस डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बना। क्या बना, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइट, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वापस आ रहे यहां पर कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, बल्कि न्यूक्लियस से ये मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाता है। बाहर की जगह यहां पर मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है जो कि क्या बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सवाल ये है कि इसको हमने रफ क्यों कहा, तो इसको हम रफ इसलिए कह रहे हैं कि इसके सरफेस के ऊपर क्या अटैच है, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। सरफेस के ऊपर क्या अटैच है, राइबोसोम्स इसके सरफेस के ऊपर अटैच है। और ये जो राइबोसोम्स इसके सरफेस के ऊपर अटैच है, तो इन राइबोसोम्स की वजह से अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी जो सतह है वो कैसे नजर आ रही है, रफ नजर आ रही है, यानी स्मूथ नजर नहीं आ रही। उसके मुकाबले में एक और चैनल्स का नेटवर्क जो कि इसके साथ ही मौजूद है, उसकी सरफेस क्या है, तो इसकी सरफेस स्मूथ है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब जरा और से देखिए कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है ये एक नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या है, इसके साथ यहां पर एक और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या सिस्टर में मौजूद होगा। यहां पर एक और सिस्टर में मौजूद होगा, किसका, यहां पर एक और सिस्टर में मौजूद होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो होता ये है कि ये जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आया है तो इसके साथ क्या अटैच हो जाती है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे। इसके साथ क्या अटैच हो जाएंगे, राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे। और राइबोसोम्स के पास क्या आएगा, राइबोसोम्स के पास ट्रांसफर आरएनएस आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे, ट्रांसफर आरएनएस। और एक ट्रांसफर आरएनए अपने साथ क्या लेकर आता है, एक ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है। अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, वो एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेप्टाइड का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब ये चेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाती है, ये चेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाती है। अब जब ये इसके अंदर आती है तो ये आगे चली जाती है, मूव्स ऑन, और जब ये आगे चली जाती है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बड़ बन जाता है छोटा सा, और उसके अंदर ये बंद हो जाता है। यानी जैसे किसी चीज को फैक्ट्री में क्या किया जाता है, किसी चीज को फैक्ट्री में बनाकर उसको कॉटन में या रैपर में बंद कर देते हैं। तो कॉटन या रैपर में बंद करने का मकसद ये होता है कि उसको हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, आगे भेजना है। इसी तरीके से ये इसको पैकेज कर देगा। अब जब ये इसको पैकेज करेगा तो उसके बाद ये इसको आगे भेज देगा, ये इसको क्या कर देगा, आगे भेज देगा। अब जब ये इसको आगे भेजता है तो दो काम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। एक काम क्या हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि इसको भेज देंगे किसके पास, इसको भेज देंगे गोल्गी बॉडीज के पास, ताकि वो इसको मॉडिफाई कर दे। क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे। सेंड टू Golgi bodies so that it gets modified। तो ये आ जाएगा किसके पास, ये जो वेसिकल है
जिसके अंदर एक प्रोटीन था। सो ये आ जाएगा किसके अंदर, ये आ जाएगा गोल्जी बॉडीज के पास, और गोल्जी बॉडीज इसको क्या करेगा, गोल्जी बॉडीज इसको मॉडिफाई कर देगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा काम क्या हो सकता है, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इसकी अब एक और एग्जांपल ले लें कि सेल से बाहर जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके मुंह के अंदर क्या है, आपके मुंह के अंदर ये राल है, सही, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा में क्या होते हैं। अब सलाइवा बनाने वाले जो सेल्स हैं जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स मुसलसल सलाइवा बना रहे हैं और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, एंजाइम्स। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो सलाइवा की सिक्रीशन बढ़ जाती है, इसका मतलब ये कि वो अपने साथ एंजाइम्स भी क्या कर रहा है, ज्यादा बना रहा है। तो मिसाल के तौर पे यहां पर एक प्रोटीन बना जो कि एंजाइम की शक्ल में, एंजाइम का नेचर क्या है, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। तो उसकी पैकेजिंग हुई एक वेसिकल के अंदर, और ये वेसिकल आगे चला गया किधर, ये वेसिकल आगे चला गया सेल से बाहर की जानिब। कहां चला गया, सेल से बाहर की जानिब चला गया, और सलाइवरी ग्लैंड्स ने इसको सीक्रेट कर दिया और वो सलाइवा में एंजाइम्स की शक्ल में आ गया। तो अब ये यहां पर जो सारा काम हुआ है किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। यानी पहले स्टेप में जब मैसेंजर आरएनए बना, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, और दूसरे स्टेप में जब राइबोसोम इसके साथ अटैच हुए और राइबोसोम्स की अटैचमेंट के बाद यहां पर क्या हुआ, राइबोसोम्स की अटैचमेंट के बाद इधर जब इससे प्रोटीन बन गया, जब इससे क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ आ गई। सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों स्टेप्स में क्या हुआ, दोनों स्टेप्स के अंदर प्रोटीन बन गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस काम की बुनियादी जो क्या है, रिस्पांसिबिलिटी है या रोल है, वो किसका है, राइबोसोम्स का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट का काम ये है कि वो उसको पैकेज कर देगा, या गोल्जी बॉडीज को दे देगा, और या सेल से बाहर की जानिब उसकी सीक्रेशन कर देगा। फिर आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल वेरी करता है किस पर, कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह के सेल में मौजूद है, किस तरह के सेल के अंदर मौजूद है। तो मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ये मौजूद है किसके अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरीज और टेस्टिस के अंदर मौजूद है, तो वहां पर ये क्या करता है, वहां पर ये स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका रोल डिपेंड करता है किस पर, इसका रोल डिपेंड करता है कि ये कहां पर मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये है गोनेड्स के अंदर, तो गोनेड्स में इसका रोल क्या है, गोनेड्स में इसका रोल है स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो ये इसके साथ आप शामिल कर दें कि ओवरीज और टेस्टिस, और साथ में एड्रीनल ग्लैंड भी कर दें, यानी गोनेड्स और एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करेगा। अब इन दोनों में कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है, तो उसको याद करने का तरीका है कैपेट वर्ड याद करने। क्या याद करने, कैपेट। अगर कैपेट वर्ड आपको याद हो गया तो इसका मतलब ये चीज आपको समझ आ गई। यानी इससे बनते हैं
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सही। इसी तरह एंडोस्टेरोन, इसी तरीके से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। Corticosteroid, aldosterone, progesterone, estrogen और testosterone are the steroid hormones synthesized by smooth endoplasmic reticulum। अब ये एक रोल हमने स्टडी कर लिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा रोल इसका क्या है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा रोल ये है कि ये क्या करता है, अगर ये है लिवर में, इसमें है लिवर के अंदर है, तो ये क्या करता है, जो ड्रग्स होते हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं यानी नशावर चीजें होती हैं, तो उसकी क्या करता है, उन नशावर चीजों के जहरीले असर को खत्म करता है, जिसका नाम डिटॉक्सिफिकेशन है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ नोट करें कि वो तमाम लोग जो नशे के आदी होते हैं, तो उनमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि पहले वो थोड़ा नशा करते हैं, उसके बाद उस नशे की मिकदार बढ़ा देते हैं या उससे तेज नशे की तरफ चले जाते हैं, फिर उससे तेज नशे की तरफ चले जाते हैं। तो ये ग्रेजुअली जो तेज नशे की तरफ जाना है, ये नुकसानदेह है। असल में ये आदी होना, तेज नशे का असर करना और पहले जिस नशे पर आप आदी थे वो आप पर असर नहीं कर रहा, इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह ये कि अल्लाह ताला ने जो आपकी बॉडी में लिवर का फंक्शन बनाया है ना, वो इतना बेहतरीन है कि वो आपको बचा रहा है, लेकिन आपकी आदत वो किस तरफ लेकर जा रही है आपको? आपकी आदत उसको बिगाड़ की तरफ लेकर जा रही है। तो होता ये है कि जब एक ही मयार का नशा या ड्रग वो आप ले रहे होते हैं, तो आपके लिवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तेज हो जाता है। तो जब वो तेज हो जाता है तो एक खास मिकदार का ड्रग वो आप पर अब असर नहीं करता, इसको ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। तो होता ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के वो एक्टिव हो गए और उसने उस खास मिकदार के नशे को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब जब उसने कंट्रोल कर लिया तो फिर वो शख्स जो नशे का आदी है वो तो चाहता है कि उस लेवल की क्या, उस लेवल का एक खास प्लेजर मिले जिसका ताल्लुक ब्रेन और डोपामीन के साथ है। तो वो क्या करता है, वो उससे थोड़े तेज या हायर डोज की तरफ चला जाता है। जब उस हायर डोज की ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो वो उसके बाद फिर क्या करता है, उससे हायर डोज की तरफ चला जाता है। तो आपके लिए अल्लाह ने जो सिस्टम डिजाइन किया है वो तो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बचा रहा है ताकि उसके जहरीले असर से आप बच जाए। लेकिन जैसे ही एक खास ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो वो लोग जो एडिक्ट होते हैं, वो जो नशेई होते हैं, वो क्या करते हैं, उससे ज्यादा टॉक्सिक चीज की तरफ चले जाते हैं, जिसका नतीजा यही निकलना है कि बाद में जो उनका जिगर है वो क्या हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा, व्हिच विल लीड टू डेथ। तो डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में ये किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो तीसरा रोल है वो लिपिड सिंथेसिस है। और वैसे तो स्टेरॉइड भी लिपिड्स हैं, लेकिन इन लिपिड्स में कौन से आ जाएंगे, तो इन लिपिड्स जो है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाएंगे। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी मसल्स के अंदर, किसके अंदर, मसल्स में ये एक फॉर्म में होता है जिसको असल में एक इटालियन या लैटिन वर्ड है सार्क। क्या? सार्क, SARK। सार्क का लफ्ज इस्तेमाल होता है गोश्त के लिए। किसके लिए? गोश्त के लिए। तो सार्क से निकला है सार्को। सार्क से क्या निकला है? सार्को निकला है। और सार्को का लफ्ज इस्तेमाल होता है किसके लिए? मसल्स के लिए। यानी मसल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। समझ आ गई? मसल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा कहलाता है। मसल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। सो मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस शक्ल में होता है? वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इन द फॉर्म ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस। ये क्या स्टोर कर रहा है? कैल्शियम आयंस स्टोर कर रहा है। इसी तरह
जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयंस उस वक्त रिलीज करता है जब ब्रेन से सिग्नल इसको मिला, और ब्रेन से सिग्नल मिलने के बाद ये कैल्शियम आयंस रिलीज करेगा। वो एक खास प्रोटीन है मसल्स के मायोफिलामेंट्स में या मायोफिब्रिल्स में जिसका नाम ट्रोपोनिन है, उसके साथ कैल्शियम अटैच होता है। वो क्या करता है, वो जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं उसकी यानी जो सामने की अपीयरेंस है जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं उसको चेंज करता है, और मायोसिन उसके साथ मिल जाते हैं जो कि मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं या मदद देंगे। तो ये सारे रोल्स हैं किसके, ऑल दीज आर रोल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये चीज ध्यान में रहे कि वो वेसिकल जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया वो वेसिकल कौन बना सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना सकता है, और वो वेसिकल जो है गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडीज भी बना सकते हैं। यस, अच्छा देखिए गोल्जी एपैरेटस जो है, तो जैसे लेक्चर से इसके पहले हिस्से में हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के साथ क्या अटैच है, न्यूक्लियस के साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच है। अब उसके आगे क्या है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या है, गोल्जी एपैरेटस। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये नेटवर्क्स की शक्ल में होता है, और ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है कहां तक जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। अब गोल्जी एपैरेटस बुनियादी तौर पर किससे बना हुआ है, तो ये बना होता है कर्व फ्लैटेंड सेट से, यानी थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जो कि कर्व शेप में है। इसमें इसके क्या है, इसके दो फेसेस होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, वो के जो न्यूक्लियस की तरफ है इसको सिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेस, या फॉर्मिंग फेस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस या रिसीविंग फेस भी कहते हैं। अब इसको सिस इसलिए कहते हैं कि सिस का मतलब है करीब। ये किसके करीब है, न्यूक्लियस के करीब है। और ये जो फेस है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अवे। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अवे यानी दूर। समझ आ गई ना, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक दूर करने वाली चीज को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पोर्ट एक जगह एक अड्डे से दूसरे पोर्ट दूसरे अड्डे तक भेजना, दूर करना, लेकर जाना, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो ये क्या है, ये ट्रांस फेस है, और इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। सो ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस किसकी तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और सिस या फॉर्मिंग फेस किसकी तरफ होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा। अब इसको फॉर्मिंग फेस इसलिए कहते हैं कि या रिसीविंग फेस, जैसे हमने कहा कि ये कहां से आया था, ये हमने कहा मिसाल के तौर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या लेकर आया था, एक प्रोटीन लेकर आया था, और ये प्रोटीन मिल जाएगा यहां पर किसके, इसके सिस फेस में। वहां से आ जाएगा मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट। क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, गोल्जी बॉडी इन दोनों को मैच्योर कर देगा। क्या कर देगा, मैच्योर कर देगा, और मैच्योर करने के बाद इससे क्या बना देगा, तो मैच्योर करने के बाद इससे एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाना गोल्जी बॉडीज का एक फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। सो कर्व फ्लैटेंड सेट के साथ दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसके साथ ये वेसिकल्स हैं। क्या है, तो कई तरह के वेसिकल्स गोल्जी बॉडीज के आसपास होकर गुजरते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल भी इसके पास आता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी इसके पास आता है। समझ आ गई, या बाज़ औक़ात किसी गोल्जी एपैरेटस से क्या होता है, किसी गोल्जी एपैरेटस से एक वेसिकल मैच्योर होता है। क्या है, वेसिकल मैच्योर टू फॉर्म, क्या बनाएगा, एक पूरा ऑर्गेनेल बना लेगा। मिसाल के तौर पे वो बनाएगा प्राइमरी लाइसोसोम बना देगा। क्या बना देगा, प्राइमरी लाइसोसोम। इसी तरह आप ये पॉइंट ज़हन में रखें कि जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, उसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा, या जनरली आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है
एड्रीनल ग्लैंड, ये जो ओवरीज और टेस्टिस हैं ये खुद ग्लैंड्स हैं। सो ग्लैंडुलर सेल्स में आपको क्या ज्यादा मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सिक्रीटरी सेल्स, वो सेल्स जिनका काम किसी खास फ्लूइड को सिक्रीट करना है, किसी खास सेलुलर कंपोनेंट को सिक्रीट करना है, उसमें गोल्जी बॉडी की मिकदार आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। समझ आ रही है? तो फर्ज करें गोल्जी बॉडी ने क्या किया? गोल्जी बॉडी ने एक सिक्रीटरी वेसिकल बनाया। अब इस सिक्रीटरी वेसिकल में कोई भी सिक्रीटरी सब्सटेंस हो सकता है जिसकी सिंथेसिस सेल के अंदर हुई है। ये सिक्रीटरी वेसिकल आगे जाएगा और जाकर क्या होगा? जाकर ये फ्यूज हो जाएगा। किसके साथ फ्यूज होगा? विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने क्या बनाया है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जो भी चीज इसके अंदर पैकेज हुई थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगी, जो कि इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। तो अब ये गोल्जी बॉडी की एक सिक्रीटरी वेसिकल ने किसी चीज को पैकेज किया, वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए, किसके जरिए? एक्सोसाइटोसिस के जरिए सेल से बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है? सेल से बाहर की तरफ जा रहा है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। तो फर्ज करें यहां पर साइटोप्लाज्म में क्या बने हैं? यहां पर साइटोप्लाज्म में मोनोसैकेराइड्स बने हैं। क्या बने हैं? मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स जो है इनको इकट्ठा करना और इससे क्या बनाना? मिसाल के तौर पे ये ग्लूकोज है। अब बहुत सारे बीटा ग्लूकोज, उनको इकट्ठा करना और उससे एक पॉलीमर बनाना। क्या बनाना? एक पॉलीमर बनाना, जैसे कि सेलुलोज है। जैसे कि क्या है? सेलुलोज। तो सेलुलोज को भेजना किसकी तरफ? सेलुलोज को भेजना सेल वॉल की तरफ। किसकी तरफ? सेल वॉल की तरफ। या सेल वॉल में क्या करना? उसको ऐड करना। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। बल्कि जब सेल डिवीजन होती है तो गोल्जी बॉडीज जो है, बहुत सारे गोल्जी बॉडीज एक apparatus बनाते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट ही बाद में क्या करता है? इससे सेल वॉल बन जाता है। तो सेल वॉल का टॉपिक अगर आपने देखा हो हमारी वीडियो में, तो उसमें हमने क्या बताया है कि सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय गोल्जी बॉडीज। अगर खास स्पेसिफिक हम बात करें तो सेल वॉल किसने सिक्रीट किया है? गोल्जी बॉडीज ने। अब आते हैं कि गोल्जी बॉडी के लिए एक वर्ड यूज होता है कि गोल्जी बॉडी को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको पोस्ट ऑफिस इसलिए कहते हैं कि इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट भी है, इसका काम क्या है? पैकेजिंग भी है, इसका काम क्या है? मॉडिफिकेशन भी है। ये सेल के अंदर भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है और सेल से बाहर भी चीजों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। राइट? सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो नेटवर्क है जो कि किसका है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो नेटवर्क है जो कि सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है, जिसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडीज भी है और वेसिकल्स भी हैं। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं।